हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। और साथ ही साथ दोस्त, हमारे सेशन को फटाफट शेयर कर दें ताकि और अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्च तापमान कितना होता है। तो दोस्त, एक सुपर कंडक्टर के द्वारा प्राप्त उच्च तापमान कितना होता है दोस्त? वो होता है 138 केल्विन। आप ध्यान रखिएगा, एक सुपर कंप्यूटर द्वारा प्राप्त उच्च तापमान कितना होता है दोस्त? ये होता है 138 केल्विन। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना प्रयोग की जाती है? तो दोस्त, ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो घटना होती है वो कौन सी घटना होती है दोस्त? वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उसमें होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मृच्छका का चमकना ये किसके कारण होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। साथ ही दोस्त, जो आपके मानव के शरीर में जो एंडोस्कोप होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना प्रयोग की जाती है? तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। दूरसंचार के लिए किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त, दूरसंचार उसके लिए किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है दोस्त? तो है माइक्रो तरंग। आप ध्यान रखिएगा, जो दूरसंचार है उसके लिए माइक्रो तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है माइक्रो तरंग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो टेलीविजन जो टीवी होते हैं उसमें चैनल जो प्रसारित होती है उसमें ऑडियो सिग्नल को संचारित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वो कौन सा तकनीक है दोस्त? तो है आवर्ती मॉड्यूल। आप ध्यान रखिएगा, जो आवर्ती मॉड्यूल है उस तकनीक का उपयोग टेलीविजन प्रसारण में किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए आवर्ती मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आवर्ती मॉड्यूल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। जेरिक कंडीशन क्या स्पष्ट करता है? तो दोस्त, जेरिक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, जो जेरिक कंडीशन है ये स्पष्ट करता है निम्न आर्द्रता, लो ह्यूमिडिटी को ये स्पष्ट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जेरिक कंडीशन क्या स्पष्ट करता है? तो दोस्त, यह है निम्न आर्द्रता। तो इसका आंसर क्या है? निम्न आर्द्रता। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्त, शहद है उसका जो प्रमुख घटक होता है वो होता है फ्रुक्टोज। आप ध्यान रखिएगा, फ्रुक्टोज के कारण ही शहद मीठा लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो वो होता है फ्रुक्टोज। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फ्रुक्टोज। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की सभी चार क्वांटम संख्या समान नहीं है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की सभी 4 क्वांटम संख्या समान नहीं है, यह किस नियम को फॉलो करता है दोस्त? ये करता है पाउली का अपवर्जन नियम। जो पाउली का अपवर्जन नियम है उसी में यह स्पष्ट किया गया है कि परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की सभी 4 क्वांटम संख्या समान नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हरे फल होते हैं उसे पकाने में किस रसायन का उपयोग कृत्रिम के रूप में? आप ध्यान रखिएगा, हरे फल को पकाने में किस रसायन का उपयोग कृत्रिम रूप के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्त? तो वह है एथिलीन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एथिलीन। परंतु आपसे पूछे प्राकृतिक रूप से तो वो क्या होता है दोस्त? यदि आपसे पूछे प्राकृतिक, यहाँ एसिटिलीन होना चाहिए, माफ कीजिए दोस्त, यहाँ पर होना चाहिए एसिटिलीन होना चाहिए।
अब ध्यान रखिएगा हरे हरे फल को पकाने में जिस रसायन का उपयोग कृत्रिम रूप में उपयोग किया जाता है वो है एसिटिलीन। क्या था दोस्त? एसिटिलीन। परंतु आपसे पूछे कि हरे फल को पकाने में जो प्राकृतिक रूप से प्रयोग होता है वो होता है एथिलीन। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कृत्रिम रूप से तो वह है एसिटिलीन, परंतु आपसे पूछे प्राकृतिक रूप से तो वो क्या है दोस्त? वो है एथिलीन। तो परंतु यहाँ पर आपसे क्या पूछा प्रश्न? वो पूछा कृत्रिम रूप से, तो यहाँ पर इसका आंसर एसिटिलीन होना चाहिए। क्या दोस्त? एसिटिलीन। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर एथिलीन नहीं होगा। थोड़ा गला में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, माफ कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या होगा? एसिटिलीन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त फोटोग्राफी होता है उसमें जिस अम्ल का उपयोग किया जाता है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्त मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि होती है अग्नाशय। इसका आंसर क्या है दोस्त? अग्नाशय। आप ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है? यह है अग्नाशय। परंतु आपसे बड़ा पूछे तो आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। क्या दोस्त? लीवर जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यहाँ पूछिए दूसरी बड़ी ग्रंथि तो हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। एनोना स्क्वेमोसा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्त एनोना स्क्वेमोसा किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्त? यह सीताफल, जो सीताफल है इसी का साइंटिफिक नाम है एनोना स्क्वेमोसा। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। क्लोरोफिल सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा नामित किया गया था? तो दोस्त जो क्लोरोफिल है इसको सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक के द्वारा नामित किया गया था वो कौन थे दोस्त? वे थे केवेंटू और पेल्टेयर। कौन थे दोस्त? केवेंटू और पेल्टेयर। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? केवेंटू और पेल्टेयर। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, जो पौधों की पत्तियां जो हरी होती है किसके कारण होती है? ये होती है क्लोरोफिल के कारण। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्त जो क्लोरोफिल है इसमें पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। आप ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल को सर्वप्रथम किसने नामित किया था? वे थे केवेंटू और पेल्टेयर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। मूसा प्रेडियास्का किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्त मूसा प्रेडियास्का किसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम है दोस्त? यह है केला। जो केला है इसी का वैज्ञानिक नाम है मूसा प्रेडियास्का। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केला। कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक नेम है किसी भी चीज़ का उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14। मूल तंतु के अलावा अन्य अंगों से उत्पन्न होने वाले जड़ को क्या कहा जाता है? तो दोस्त मूल तंतु जहाँ से जड़ उगना चाहिए परंतु उस स्थान को छोड़कर कहीं और यदि जड़ उगे तो उसे कहा जाता है आकस्मिक जड़। क्या दोस्त? क्या कहा जाता है दोस्त? आकस्मिक जड़। तो आप ध्यान रखिएगा, मूल तंतु के अलावा अन्य अंगों से उत्पन्न होने वाले जड़ को क्या कहा जाता है? तो यह है आकस्मिक जड़। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। मानव त्वचा में कितनी परतें होती है? तो दोस्त मानव शरीर, जो मानव की शरीर होती है उसमें कुल 3 परत होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, मानव त्वचा में कुल 3 परत होते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। सीटी स्कैन किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त सीटी स्कैन, जो सीटी स्कैन किया जाता है उसमें एक्सरे तरंग का उपयोग किया जाता है। जो एक्सरे तरंग है इसी का उपयोग सीटी स्कैन में किया जाता है। साथ ही दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं एक्सरे तरंग का खोज किसने किया था? रोएंटजन। जो रोएंटजन नामक वैज्ञानिक है उन्होंने एक्सरे का खोज किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक्सरे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। तापमान बढ़ने के साथ गैस की ध्वनि में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यदि तापमान बढ़ा दिया जाए, जो टेम्परेचर है उसे यदि बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि में क्या परिवर्तन होता है? वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बढ़ जाता है। आप ध्यान रखिएगा, तापमान बढ़ने से गैस की ध्वनि में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। एंटी डायबिटिक के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त एंटी डायबिटिक के रूप में जिस दवा का उपयोग करते हैं वो कौन सा दवा है दोस्त? वह है मेटाफोर्मिन। आप ध्यान रखिएगा, जो मेटाफोर्मिन है
इसका उपयोग एंटी डायबिटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मेटाफोर्मिन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। पौधे की किस कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो दोस्त पौधे की जिस कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो कौन सा अंग है दोस्त? वो है क्लोरोप्लास्ट। आप ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट है उसी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? क्लोरोप्लास्ट। आप ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट को फूड हाउस भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे द हाउस ऑफ फूड किसे कहा जाता है, तो वह है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यही होती है, इसी कारण से इसे द फूड ऑफ हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। पौधे किसके कारण मुरझा जाते हैं? तो दोस्त पौधे जो होते हैं किसके कारण मुरझा जाते हैं दोस्त? ये होते हैं श्वेत, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं दोस्त? ट्रांसपीरेशन। इसके कारण ही पौधे मुरझा जाते हैं। तो पौधे किसके कारण मुरझा जाते हैं दोस्त? तो है श्वेत यानी ट्रांसपीरेशन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। फंस पौधे के किस वर्ग से संबंधित है? तो दोस्त फंस जो है किस पौधे के किस वर्ग से संबंधित है दोस्त? यह है ट्रेडोफाइटा। आप ध्यान रखिएगा, जो फन है पौधे के किस वर्ग से संबंधित है? तो यह है ट्रेडोफाइटा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ट्रेडोफाइटा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22। आंत जीवाणु मानव शरीर में किस विटामिन को अवशोषित करता है? तो दोस्त आंत जीवाणु, जो जीवाणु आंत में पाया जाता है वो मानव शरीर के किस विटामिन को अवशोषित करता है? तो वो करता है विटामिन के। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? विटामिन के। आप ध्यान रखिएगा, जो आंत जीवाणु होते हैं वो मानव शरीर के किस विटामिन को अवशोषित करता है या एब्जॉर्ब करता है? तो वह है विटामिन के। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्त मानव मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्त? तो ये है सेरिब्रम। आप ध्यान रखिएगा, जो सेरिब्रम है ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सेरिब्रम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो कृपया यदि आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो कृपया फटाफट शेयर कर दें, ताकि और अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। दोस्त जिस तरह हमारी टीम मेहनत कर रहे हैं, कृपया आप लोगों भी थोड़ा मेहनत करें, हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो दोस्त कार्बोहाइड्रेट है इसके पाचन का जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा है दोस्त? ग्लूकोज। आप ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम जो मुख्य उत्पाद वो कौन सा है दोस्त? वो है ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ग्लूकोज। चलते हैं प्रश्न नंबर 25। सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति कौन सा है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो डॉल्फिन प्रजाति है वो है ओरका। क्या है दोस्त? ओरका। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति कौन सी है? यह है ओरका। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। स्टेम पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्त स्टेम पर पत्तियों की व्यवस्था को कहा जाता है फाइलोटेक्सी। आप ध्यान रखिएगा, जो स्टेम है, जो तने होते हैं उस पर जो पत्ती का व्यवस्था होता है, जो पत्ती जड़े हुए होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, प्रक्रिया, उसे कहते हैं फाइलोटेक्सी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। कीटों के श्वसन अंग को क्या कहा जाता है? तो दोस्त जो कीट पतंग होते हैं उसके श्वसन अंग को कहा जाता है ट्रेकिया। आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मानव का श्वसन अंग फेफड़ा, मछली का गिल्स होता है, तो उसी प्रकार से जो कीट होते हैं उसका श्वसन अंग क्या होता है? तो वह है ट्रेकिया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ट्रेकिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। नीलम का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त नीलम जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? यह है एल्युमिनियम ऑक्साइड। आप ध्यान रखिएगा, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसे ही नीलम कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर, इसका आंसर क्या है दोस्त? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्त आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो वह है लेबोजियर। कौन है दोस्त? लेबोजियर। तो आप ध्यान रखिएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता लेबोजियर को कहा जाता है।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिमा प्रश्न। किस पदार्थ के अंदर विस्कोसिटी गुण होता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? चिपचिपापन, चिपचिपाहट जो होती है। आप देखते होंगे जो मीठे चसनी हो गए या कुछ भी गुड़ हो गए, उसे यदि आप उठाते होंगे हाथ में, उसके बाद जब अपने हाथ को टच करते हो तो क्या होता है? चिपचिपा जैसा हो जाता है, यानी सट जाता है आपका हाथ, तो वह होता है विस्कोसिटी। तो किस पदार्थ के अंदर विस्कोसिटी गुण होता है? तो वह शहद। किसके अंदर दोस्त? जो शहद है उसके अंदर विस्कोसिटी का गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शहद। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो कृपया यदि सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्त हमें फीडबैक भी दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।